अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, वो भी किसका है, लिक्विडिटी रेशियो का ही है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करंट रेशियो। हमें क्या निकालना है, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो में कैलकुलेट करना है, क्या होगा, इफ, क्या दिया हुआ आगे, इफ इन्वेंट्री 6 लाख, अगर हमारे पास इन्वेंट्री हो, इन्वेंट्री कितनी हो, 6 लाख, और हमारे पास में लिक्विड एसेट्स हो, क्या हो, लिक्विड एसेट्स कितने की है, 24 लाख, 24 लाख, और फिर अपने को क्या दे दिया इसने, क्विक रेशियो। अच्छा, मैं क्विक रेशियो बोलूं या लिक्विड रेशियो बोलूं, एक ही तो बात है, क्विक रेशियो ही लिक्विड रेशियो होता है। ठीक है, ये कितना गिवन है, ये है अपने पास में 2:1। अब बताओ करंट रेशियो निकालना है तो पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब देखो, क्या मुझे करंट एसेट्स दे रखी है क्वेश्चन में, करंट एसेट्स दे रखी है, एक करंट एसेट्स का हिस्सा जरूर दिया इन्वेंट्री, लेकिन क्या इन्वेंट्री है क्या सारी करंट एसेट्स, नहीं। और क्या चाहिए मुझे, करंट लायबिलिटी। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, याद कीजिए हमने थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन किया था, जब दोनों ही चीजें गायब हो तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, तो फिर क्या करें, कोई एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें ऊपर और नीचे दोनों में से कोई एक वैल्यू सेम आ जाए, यानी ऊपर भी करंट लायबिलिटी है तो नीचे भी करंट लायबिलिटी होनी चाहिए, बाकी अपन सारी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसा हमने कहा, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं करंट लायबिलिटी निकाल सकता हूं, बताओ कैसे, मुझे क्विक रेशियो दिया हुआ है ना, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मुझे लिक्विड एसेट्स भी दे रखी है, दे रखी है, तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा इसकी हेल्प से, करंट लायबिलिटी। और फिर अगर मुझे करंट लायबिलिटी पता चल जाए, है ना लक्ष्य, क्या पता चल जाए, करंट लायबिलिटी, तो फिर मुझे करंट एसेट्स भी पता चल जाएगी। तो अब अपन इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे और यहां से निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ करंट लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, क्विक रेशियो वाला, तो दिमाग लगाना बस, और है कुछ नहीं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था, क्विक रेशियो बोलूं या लिक्विड रेशियो बोलूं, फिर से सुन लेना, एक ही बात है, या लिक्विड रेशियो बोलूं, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर लिक्विड रेशियो गिवन है, कितना दिया हुआ है, 2:1, 2:1, यानी कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2/1, ये रेशियो है, ये इक्वल होगा किसके, लिक्विड एसेट्स 24 लाख डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी हमें पता नहीं है, ऊपर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये आ जाएगा करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 24 लाख डिवाइड में ये दो आ जाएंगे नीचे, ठीक है, तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 12 लाख, तो करंट लायबिलिटी आ गई हमारे पास कितनी है, 12 लाख। अब इस करंट लायबिलिटी की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूं, ठीक है, अच्छा अभी तो एक चीज और चाहिए, क्या, करंट एसेट्स, वो भी तो निकालनी पड़ेगी। करंट एसेट्स में कैसे निकाल सकता हूं, वेरी गुड, अब मैं वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेट करूंगा और कैलकुलेट करूंगा करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए इसने आपको दो हिंट दिए। पहला हिंट इसने आपको दिया लिक्विड एसेट्स दे रखी है और इन्वेंट्री, ये दोनों ही एक फॉर्मूला में आती थी यूज, याद कीजिए कौन से फॉर्मूला में, कौन बताएगा, ये दोनों ही फॉर्मूला मतलब एक इक्वेशन में आती थी। लिक्विड एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बस तीनों चीजें चाहिए अपने को, तो हमने कहा यहां लगाते हैं अपन किसका फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला। लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है पता है, लिक्विड एसेट्स बराबर होता है करंट एसेट्स
माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जब भी क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हो तो हमें ये मानना है वो है ही नहीं, ठीक है। तो क्या कहीं पर भी प्रीपेड एक्सपेंस दिया है क्या? तो मान लो जीरो है, हटाओ उसको। अब हमने कहा लिक्विड एसेट जो है वो इक्वल्स टू किसके होती है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री के। लिक्विड एसेट्स मुझे पता है कितनी है, बताओ लिक्विड एसेट्स 24 लाख। तो क्या ये जो 24 लाख होगी वो बराबर होगी किसके? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री के। इन्वेंट्री भी मुझे पता है, ये रही 6 लाख, ठीक है। 6 लाख आ गई हमारी इन्वेंट्री। अब इस 6 लाख को मैं इधर ले आऊं, माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं? 24 लाख प्लस 6 लाख इक्वल्स टू करंट एसेट्स। ये भी पता चल गई। अच्छा कितना आया? 30 लाख, ठीक है। 30 लाख बराबर हो गई करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की वैल्यू पता चल गई, करंट लायबिलिटी की वैल्यू पता चल गई। वैल्यू पुट करो फॉर्मूला में और आंसर निकाल लो, ठीक है। करंट एसेट्स आई 30 लाख, डिवाइड में करंट लायबिलिटी आई 12 लाख। जीरो से जीरो गए, 2 टाइम्स 0.605, 2.5:1, ठीक है। छापो। अब ये आपने करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो वाले तो सारे पॉइंट कर लिए। टोटली हमने रेशियोज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 4 पार्ट्स में। सबसे पहले थे हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो जिसमें हमने मेनली 2 रेशियो पढ़े। अब हमारा जो सेकंड रेशियो आने वाला है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में आप 5 तरीके के रेशियो पढ़ते हो। कितने? 5। नाम अभी के भी याद हो जाने चाहिए आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो, हिंदी में इसे बोलते हैं शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। अब इस सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर अपन टोटली 5 रेशियो पढ़ेंगे। कितने रेशियो पढ़ेंगे? 5। पहला जो इसमें रेशियो आता है, फर्स्ट रेशियो, वो है हमारे पास डेब्ट इक्विटी रेशियो। हिंदी में इसे कहते हैं ऋण समता अनुपात, ऋण समता अनुपात, ठीक है। अब अपन पढ़ क्या रहे हैं? इस पूरे चैप्टर में अपन फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। हिंदी में कहें इसको तो ऋण बट्टा समता। इसका एक फॉर्मूला और है। अब यहां पर एक वर्ड लिखा अपन ने डेब्ट। डेब्ट का मतलब पता क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज। जो भी हमारे बिजनेस की नॉन करंट लायबिलिटीज होती है वो डेब्ट में आती है यहां पर, ठीक है। जिसके अंदर अपन डेब्ट की जगह में यहां पर लिख सकता हूं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। डिवाइड में आएगा यहां पर इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर होल्डर फंड होता है उस पूरे को मैं वर्ड यूज ले सकता हूं, क्या? इक्विटी। तो यहां पर आएगा इक्विटी की जगह क्या बोल सकता हूं? शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दीर्घकालीन दायित्व, ठीक है। और शेयर होल्डर फंड को हिंदी में बोलते हैं अंशधारक कोष, अंशधारक कोष। अब बात यह है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में भी क्या क्या आ सकता है, ठीक है। वेयर डेब्ट बोलूं या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलूं, एक ही चीज है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वैसे तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए, बट फिर भी बता देता हूं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता था? सबसे पहले आता था यहां पर क्या? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। क्या आता था? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में भी क्या क्या आता है? बोरो मतलब उधार लेना।
हमने ऐसा उधार लिया हुआ मार्केट से जिसका पेमेंट कब करना, हमें 1 साल के बाद करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसमें आपको मिलेगा एक तो लोन प्लस डिबेंचर्स। चैप्टर पढ़ रखा हमने, है ना। लोन यानी कि ऋण और डिबेंचर यानी कि ऋण पत्र। दूसरा हमारे पास में यहां पर क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, इसको आस्थगित कर दायित्व भी बोला जाता है, आस्थगित कर दायित्व। थर्ड आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन जहां पर आपको बहुत ही कम चीजें दे रखी होती है, जैसे प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, इस टाइप के, है ना। तो इस चैप्टर में इससे रिलेटेड वैसे कोई पॉइंट है नहीं। और अदर नॉन करंट लाइफ, इन चारों चीजों में से जो आपको ज्यादातर डेप्ट में देगा वो क्या देगा, वो ये देगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि लोन और डिबेंचर। क्लियर। फिर हम पढ़ते हैं शेयर होल्डर फंड। सेकंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें आती है मेनली, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि आपको बैलेंस शीट की इन आइटम को ढूंढना है, और ढूंढ के अपन को पहले तो ये चीज कैलकुलेट करनी है, फिर कैलकुलेट करने के बाद में अपन को इस फॉर्मूला में वो वैल्यू पुट करनी है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। क्लियर। तो रिजर्व एंड सरप्लस और क्या होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश पूंजी। रिजर्व एंड सरप्लस को क्या बोलते हैं, संचय व आधिक्य। और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अंश वारंट के लिए प्राप्त राशि। ठीक है। इन तीनों की अगर अपन टोटल कर लें तो क्या जाएगा हमारे पास में, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको ज्यादातर इनमें ये 2 चीजें दे रखी होती, ये आपके पास में क्वेश्चन में नहीं होगा। क्लियर। तो जो जो चीजें होगी वो मैंने आपको इंपोर्टेंट बता दी, बाकी इसके अंदर चीजें आती क्या क्या है वो हमें पता होना चाहिए। देखो कई बार है ना, इसमें क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो रेशियो का भी पूछ लेता है। क्वेश्चन कह देता है एक्सप्लेन द सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो को क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो उस केस में अपन को सारे सोल्वेंसी रेशियो लिखने पड़ेंगे 5 के 5, और वो 5 के 5 में अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, यानी सपोज कीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन उसने डाल दिया, ठीक है, तो उस केस में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये डेब्ट और इक्विटी कैसे कैलकुलेट होगा, ये पूरा बताना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन अगर एक ही नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, सिर्फ एक पूछ लिया उसने, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखो, तब तो इससे काम चल जाएगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखना, तो हमें पता होना चाहिए हर एक चीज कि इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, एक बार इसको यहां तक उतारो, फिर क्वेश्चन करते हैं इसका। क्लियर है अब? चलो अब देखो इधर, फर्स्ट हमारा कौन सा रेशियो था, डेब्ट इक्विटी रेशियो। सेकंड रेशियो जो है हमारा, अब देखो इसमें हम ना, अपन ने डेब्ट एक बार कैलकुलेट कर लिया, शेयर होल्डर फंड एक बार कैलकुलेट कर लिया। अब आगे है ना, वापस रेशियो के अंदर ये दोनों चीजें आएंगी, तो वापस में कैलकुलेट नहीं कराऊंगा, एक बार लिख दिया ना, बस हो चुका है। ठीक है। दूसरा हमारा इसमें रेशियो आता है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। दूसरा हमारा है यहां पर रेशियो कौन सा, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको अपन, विनियोजित पूंजी पर ऋण अनुपात। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला समझने से पहले एक चीज ध्यान से देखना जो समझा रहा हूं, जब भी आपको किसी वर्ड के बाद में टू के बाद कोई वैल्यू दिखती है, जैसे डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये जो 2 वाली वैल्यू है ना, वो हमेशा अपोन में आती है। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बताओ अपोन में क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड, और ऊपर क्या जाएगा पता है? डेप्ट। क्या जाएगा? डेप्ट। तो इसका फॉर्मूला बन गया डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अपन डेप्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हिंदी में अगर कहें तो ऋण बट्टा में क्या जाएगा? विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी, ठीक है। डेप्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, पता है कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? बिजनेस में लगा हुआ पैसा, उसको तो कैपिटल बोलते हैं। और विनियोजित, इन्वेस्टेड, ठीक है। एम्प्लॉयड, लगा हुआ। बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ उसकी बात कर रहा हूं। और पता है बिजनेस में कितने लोगों का पैसा लगता है? 2 लोगों का। एक तो बिजनेस के मालिकों का, और दूसरा वो जो मालिक उधार लेके आते हैं उनका। दोनों का पैसा लगा हुआ है। बताओ, मैंने लोन लिया, बिजनेस में लगाया, तो क्या है? बिजनेस में लगा हुआ है ना पैसा। यस, तो लोन भी जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होगा? कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड। एक तो शेयर होल्डर फंड जो है उसमें जो पैसा होता है वो किसका होता है? बिजनेस में लगा हुआ है। प्लस इसमें मैं ऐड करता हूं, बताओ क्या? लॉन्ग टर्म डेप्ट, या शॉर्ट में मैं डेप्ट भी बोल सकता हूं। समझ गए? इन दोनों को अगर मैं टोटल कर लूं तो क्या जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज, इसका मतलब क्या है? ये नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी। इन दोनों को अगर मैं टोटल कर लूं तो क्या जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला और है, और वो फॉर्मूला आपको तब समझ में आएगा जब आप पहले एक बार बैलेंस शीट को अच्छे से समझोगे, ठीक है। छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूं बैलेंस शीट का, ध्यान से देखना। बैलेंस शीट में हमारी एक साइड होती है कौन सी? इक्विटी एंड लायबिलिटी, यही होती है। इसको 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। सबसे पहले इन्होंने लिखा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। फिर इन्होंने सेकंड नंबर पे लिखा नॉन करंट लायबिलिटी। फिर हमारे पास एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो मैंने आपको बोला क्वेश्चन में होता ही नहीं, उसको तो हटा दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बच जाता है? करंट लायबिलिटी, कह सकता हूं। इन तीनों की जो टोटल आती है वो क्या होती है? वो होती है टोटल लायबिलिटी। फिर अगर हम बात करें सेकंड पे एसेट्स, एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स और सेकंड करंट एसेट्स, ठीक है। अब वापस आइए इधर। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताया मैंने आपको? शेयर होल्डर में अगर अपन लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज को जोड़ लें तो क्या जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे बताओ, शेयर होल्डर फंड और ये रहा नॉन करंट लायबिलिटी, मैं इन दोनों को अगर ऐड करूं तो क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। ये तो एक फॉर्मूला जो हमने सीधा बैलेंस शीट से देखा। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ ही नहीं हो और ये चीजें दे रखी हो तो आप निकाल सकते हो। ये नहीं दिया हुआ, इसकी जगह नो करंट लायबिलिटी दे दिया, करंट एसेट्स दे दिया, नॉन करंट एसेट्स दे दिया, तो क्या आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। वापस ध्यान से देखना, जितनी टोटल लायबिलिटी है वही तो टोटल एसेट्स होती है। तो एक चीज तो क्लियर है कि मैं क्या कह सकता हूं, इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है वो टोटल लायबिलिटी में अगर मैं करंट लायबिलिटी को शामिल नहीं करूं तो बाकी की सारी जो चीजें हैं वो क्या हो जाती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल ही तो है। यानी कि एक चीज कह सकता हूं, टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी को अगर छोड़ दूं तो बाकी की सारी चीजें क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया? अब मुझे बताओ, टोटल लायबिलिटी बोलूं या टोटल एसेट्स बोलूं, एक ही बात है। तो अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी लेस कर दूं तो क्या जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। या फिर मैं टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस करूं तो भी तो क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। आया समझ में? ये फॉर्मूला ऐसे बना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्या? ध्यान से देखना, नॉन शेयर होल्डर फंड, शॉर्ट में लिखा रहा हूं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू किसके बराबर होती है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के होता है। इस पूरे को मैं क्या नाम देता हूं? टोटल लायबिलिटी। इस पूरे को मैं क्या नाम देता हूं? टोटल एसेट्स। इन दोनों को मैं क्या नाम देता हूं? सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ रहे हो?
क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी बराबर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। एक ही तो चीज है, मैं तो सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूं, हमें पता होना चाहिए क्या है। अच्छा, मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी बराबर टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स किसको नाम दिया हमने, टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स को हमने क्या नाम दे दिया, टोटल एसेट्स। समझ रहे हो? अब आगे और जाके देखो, अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो क्या मेरा फॉर्मूला बन सकता है टोटल एसेट्स, इसको उधर ले जाऊं, माइनस करंट लायबिलिटी। सारा चीज पूरे फॉर्मेट से चल रहा है। सर पहले दिन से बोल रहे हैं, जब सेकंड बुक स्टार्ट करी सर ने, बेटा एसपीएल और बैलेंस शीट याद कर लो। बेटा है कि सुन ही नहीं रहा, बेटा तो बेटा ही है। तो चलिए दूसरा फॉर्मूला, मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा देता, लेकिन आप वहां से कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने पूरा समझाया फॉर्मूला बना कैसे, ऐसे बना। क्लियर? तो क्या मैं कह सकता हूं, टोटल एसेट्स में से मैं अगर करंट लायबिलिटी लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? तो अब ये बन गया हमारा क्या, फॉर्मूला। एक और, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए जरूरी नहीं है कि वो आपको शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज दे, ठीक है? तो हो सकता है वो आपको ये भी एसेट दे के भी पूछ ले। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बना बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या हो गया, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है सर, एक और बता दो ना फिर। ठीक है बेटा, और क्या मैं टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटी भी बोल सकता हूं, बोल सकते हैं ना। अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से भी करंट लायबिलिटी हटा दूं तो बाकी क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट, और यही तो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर? अब जितना चाहो उतने फॉर्मूले बना सकते हो। अब कई बार हो सकता है टोटल एसेट्स नहीं देके आपको नॉन करंट करंट अलग अलग दे दे, तो दोनों को जोड़ लो। इसकी जगह और क्या लिख सकता हूं, मैंने कहा ना जितने चाहो उतने बना सकते हो। ये लो, इसकी जगह नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। भाई नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स क्या होते हैं, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स बोलूं या टोटल लायबिलिटी बोलूं, बात एक ही है। उसमें से अगर मैं करंट लायबिलिटीज को हटा दूं तो भी क्या जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? चलो छापो फटाफट।